नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न अपना होना है प्रश्न नंबर 11। और 11 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 11 आपसे कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। विकल्प है आपके 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, विकल्प बी है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और विकल्प डी आपका 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, तो वृत्त को थोड़ा सा और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ये मान लेते हैं कि आपके पास एक सर्कल है और ये इस सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, यहाँ से दो त्रिज्याओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर क्या बनाया गया है, 60 डिग्री का एंगल बनाया गया है। आपसे कह रहा है कि इस 60 डिग्री के एंगल के भीतर इस त्रिज्यखंड द्वारा कितना एरिया होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमने वृत्तों तथा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में फार्मूला सीखा है कि किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उस त्रिज्या के बीच का कोण आपको ज्ञात हो। तो हम जानते हैं क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, जहाँ थीटा क्या है, त्रिज्या के मध्य का कोण है या त्रिज्या के बीच का कोण है, त्रिज्याओं के बीच का कोण। तो यहाँ कह रहा है कि जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। तो आप रखिए 60 डिग्री बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई, और आर की बात करूं तो आर आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 गुना 12, और 60 से जब 360 को सिंप्लीफाई करेंगे 6 बार में, और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड आ गया। विकल्प देखेंगे तो आपका विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाना है, यानी विकल्प नंबर बी बोला, सॉरी, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये त्रिज्यखंड से रिलेटेड जब भी प्रश्न आएंगे तो आप लगा लेंगे। आपको सिंपल तरीके से फार्मूला याद रखना है कि जब भी किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर आप फार्मूला रखिए, आसानी से आपका आंसर आ जाना है। चलते हैं सवाल नंबर 12 पर, और अगर 12 की बात करें तो 12वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन क्या होगा, आपको बताना है। यहाँ पर दिया है क्या, गोले का व्यास, तो गोले का व्यास आपको पता है d, और हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है। अगर हम त्रिज्या r की बात करें तो r हमेशा व्यास का आधा होता है, बोलिए हाँ कि नहीं। व्यास का आधा क्या होगा, त्रिज्या होगा। और गोले का आयतन, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कुछ फार्मूले हैं जो फार्मूले ही याद रखेंगे, आपका प्रश्न क्लियर हो जाना है। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, अगर आयतन की बात करें तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 को एज इट इज 4/3 रखिए, पाई की वैल्यू को पाई रखिए, और आर की वैल्यू की बात करूं तो आर आपका है कितना, d/2 का होल क्यूब। तो यहां से हम कह सकते हैं 4/3 पाई, d का क्यूब आपका d क्यूब होगा, और 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। तो 4 1 जा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका कितना। और चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, पाई/6, पाई 3 2 जा 6 ना, पाई/6 d क्यूब, ये आपका हो जाएगा आयतन। तो पाई/3, पाई/24, पाई/6 आपका विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं सवाल नंबर 13 पर, और 13 कह रहा है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फिगर आपके लिए बना है। कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोला है जिसका रेडियस कितना है, आर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा कितना। तो आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसलिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, अर्धगोले का, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, आप कहेंगे पूरे गोले का आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। तो जनरली आप यही बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। बोलिए, और आप विकल्प देखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर आपको मिलेगा, और जैसे ही आप विकल्प बी लगाएंगे वैसे ही आपका प्रश्न गलत हो जाना है। पूछिए क्यों। इसलिए कि जब आप इस गोले को कट करेंगे ना, तो इसके ऊपर वाला पार्ट भी क्या होगा, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर काउंट होगा। ये जो यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया है, ये भी आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंट होगा। इसलिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर क्या होगा, एड होगा। ये बात ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो ये हो जाना है आपका कितना, 2 पाई आर स्क्वायर में एक पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा, तो आप कहेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके के प्रश्नों में जो गलतियां होती है ना, उन गलतियों से आप बचने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक नंबर आपके बिल्कुल फिक्स नंबर हैं। अगर यहाँ पर आपने मिस्टेक किया तो फिर चांसेस नहीं है कि आप उनको सुधार सकें। बात समझ पाए क्या। चलते हैं सवाल नंबर 14 पर, और सवाल नंबर 14 आपका सांख्यिकी से पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी की माध्यिका वर्ग बताइए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, क्या पता है, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल हमने बना लिया। इसके बाद आपको पता है बारंबारता, बारंबारता, चलिए ये भी बात ठीक है। वर्ग अंतराल आपका है 0 to 5, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। फिर 5 to 10 है, लिख लिया। 10 to 15 है, ठीक है। 15 to 20 है, ठीक है। और एट लास्ट आपका क्या है, 20 to 25। कोई इशू नहीं, आपका प्रश्न था, आपने एज इट इज लिख लिया। बारंबारता आपको पता है, 0 से 5 की फ्रीक्वेंसी आपकी 4 है, 5 to 10 की फ्रीक्वेंसी आपकी 6 है, 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी 5 है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। 15 to 20 का 8, और बाकी बचा 20 to 25 का 2 है। यहाँ पर हमको बताना है माध्यिका वर्ग, और माध्यिका वर्ग हम जब भी बताते हैं तो आप बताइए अगला कॉलम किसका बनता है। जब माध्यिका हम निकालते हैं तो वहां हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। क्या यही बात आपको पढ़ाई गई है, बोलिए हाँ कि नहीं। संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता के लिए मैंने कहा कि जो पहले वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी होगी वही पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता होती है। इसके बाद इसको बैक टू बैक आप जोड़ते जाइए। 4 में 6 जोड़ेंगे कितना, 10, 10 में 5 जोड़ेंगे कितना, 15, 15 में 8 जोड़ेंगे कितना, 23, और 23 में 2 जोड़ेंगे कितना, 25। कितना हो गया 25। और जब आप टोटल करेंगे, टोटल, तो टोटल आपका हो जाना है कितना, 6 4 10 5 15, 15 8 23 2 25। तो n बराबर कितना हो गया, 25। n बराबर अगर 25 की बात करें तो n बराबर 25 आपकी कैसी है, तो आप कहेंगे ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या। और विषम संख्या के लिए अगर मैं बात करूं माध्यिका क्या होगा, तो आप कहेंगे माध्यिका जो होना है वो आपका हो जाएगा n+1 बाई टूवां पद आपका माध्यिका हो जाएगा। और n+1, n मतलब कितना, 25, और 25 + 1/2 यानी 13वां पद, 13वां पद आपका माध्यिका वर्ग होगा।
और 13वां पद बताइए किस में मिलेगा, तो आप कहेंगे 10 में 4 में तो मिलना नहीं है, 15वें में मिलेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका माध्य का वर्ग हो जाएगा, जो कि होगा 10 से 15। तो आप देखिए विकल्प में क्या आपको कहीं पर 10 से 15 दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल विकल्प नंबर सी 10 से 15 है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि माध्यिका वर्ग आप निकाल लेंगे। अगर माध्यिका पूछा होता तो हमको माध्यिका का फार्मूला, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे बताएं कि माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, और अगर आता है तो बिल्कुल इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और नहीं आता है तो ये माध्यिका वर्ग का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, इसको आप एग्जाम के पहले पहले याद कर लीजिएगा। L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एच, ये आपका क्या होगा, माध्यिका का फार्मूला होगा। हालांकि हमसे यहाँ पर माध्यिका वर्ग पूछा था, हमने माध्यिका वर्ग बता दिया। आप कहेंगे यल क्या है, तो जो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होगी वो आपकी यल होगी। एन बाई टू आपका 13वां पद है, 13 होगा, ठीक है। सी एफ की बात करूं तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग अंतराल की आपकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता होगी, और एफ माध्यिका वर्ग के की बारंबारता होगी, और एच क्या होगा आपका L2 माइनस L1, यानी माध्यिका वर्ग के वर्ग अंतराल की माप होगी। एच बराबर आपका हो जाएगा L2 माइनस L1। चलते हैं सवाल नंबर 15 पर, और सवाल नंबर 15 ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 है। तो माध्य आपको पता है 27 है, माध्य जिसको आप यक्ष बार कहते हैं ये 27 है, और माध्यिका की बात करूं तो माध्यिका आपको पता है, माध्यिका जिसको आप मीडियन बोलते हैं ये आपका 29 है। तो आपसे पूछ रहा है बहुलक, तो बहुलक बराबर मैं जानता हूं एक रिलेशन माध्य माध्यिका और बहुलक में मैंने आपको बताया। और ध्यान दीजिए हम चौथा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कर रहे हैं, चौथा पीवाईक्यू कर रहे हैं, और चौथे पीवाईक्यू में 3 बार ये फार्मूला आपका क्या हुआ है, यूज हुआ है। बात समझ पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो बहुलक बराबर होता है आपका, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका को अगर मैं एमी कहूं तो बिल्कुल ठीक कहूंगा ना, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। तो 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका कितना आप कहेंगे माध्यिका 29, और माइनस 2 गुणे समांतर माध्य 27। 29 तिहाइयाँ 3 नवा 27, 7 हासिल 2, और 3 दूनी 6 2 8, माइनस 27 दूना कितना 54, और 87 में से 54 माइनस करेंगे, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो जो बहुलक आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 33। अगर आप विकल्प में देखेंगे तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर होना है। सवाल नंबर 16 की बात करें तो सवाल नंबर 16 भी आपका पूछा गया है किससे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि सांख्यिकी से। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी जिसमें आपको वर्गांतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और इनकी फ्रीक्वेंसी क्रमशः 2, 1, 4, 3 का माध्य पूछा है कि माध्य बताइए। चलिए माध्य बता लेते हैं। तो सबसे पहले वर्गांतराल लिख लेता हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। और इस वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3, ठीक है। ये आपका था वर्ग अंतराल। एक बार मैं ना चीजों को लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए आप भी लिखने की आदत डालिए। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपके माइंड को एक टाइम पीरियड प्रोवाइड होता है, मिलता है, जिस पर ये आपका ना चीजों को सेव करने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये विकल्प आपका 26 है। चलिए एफ आई हो गया, और एफ आई के बाद जब अपने को माध्य निकालना होता है तो माध्य के लिए हम निकालते हैं, जो नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं वो मध्यमान निकालते हैं, मध्यमान एक्स आई, ठीक है। तो एक्स आई बराबर आपका क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10, और 10 का आधा कितना 5, 20, 10, 30,
का आधा 15, और चूंकि आपकी जो वर्गंतराल है वो 10 के गैप से बढ़ रही है, तो 5 10 15, 10 25 और 10 35, और लास्ट वाला आप मिला लीजिए 40 30 70, 70 का आधा 35 ही होना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट मेथड यहाँ पर लगाएं, क्योंकि बहुत बड़े डिजिट्स नहीं है, तो आप इनको डायरेक्टली लगा लीजिए। एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए। 5 दूना 10, 15 एकन्नम 15, 25 चौके 100, 35 तिया 5 तिया 15 और 3 तिया 9 1 10, 105। चलिए ऐड कर लीजिए, टोटल निकाल लीजिए सबका। तो टोटल हो जाएगा, अगर सिग्मा एफ आई की मैं बात करूं, समेसन ऑफ एफ आई, तो हो जाएगा कितना, 2 1 3 3 6 4 10, कितना आ गया 10। और समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई की बात करूं, तो ये हो जाएगा 5 5 10 जीरो हासिल 1 2 1 3 और 1 1 2। एक बार और जोड़ लीजिए, 5 5 10 जीरो हासिल 1 1 1 2 1 3 और 1 1 2, 230। हमसे पूछा क्या है, माध्य। हम जानते हैं कि जो माध्य होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू, वो आपका होता है समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। अगर हम समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई की बात करें तो ये आया है 230, और समेसन ऑफ एफ आई की बात करें तो समेसन ऑफ एफ आई आपका है 10, यानी यक्स बार बराबर आपका निकल के आएगा कितना, आप कहेंगे 23। तो 23 देखिए किस विकल्प में है, आप कहेंगे विकल्प नंबर बी 23 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाना है। चलते हैं सवाल नंबर 17 की अगर हम बात करें, तो सवाल नंबर 17 आपकी प्रोबेबिलिटी से प्रश्न बना है। कह रहा है कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी, ये बताइए। तो ध्यान दीजिए, तो अधिवर्ष की अगर मैं बात करूं, तो अधिवर्ष क्या होता है, अधिवर्ष जिसको आप लीप ईयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीप ईयर। और कोई पूछे कि अधिवर्ष में दिनों की संख्या, तो आप कहेंगे कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें तो आपका 365 दिन होता है, लेकिन अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। और ध्यान दीजिए, कैलेंडर की एक खास बात ये होती है कि जो दिन आपका 1 जनवरी का होगा, 1 जनवरी का होगा, वही दिन आपका पढ़ना है क्या, ध्यान दीजिए, अधिवर्ष में जो दिन आपका 1 जनवरी का होगा और 2 जनवरी का होगा, वही दिन आपका पड़ेगा 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। ठीक है, 30 और 31 दिसंबर को सेम डेट आपकी पढ़नी है। ठीक है, सेम डे आपका पढ़ना है। तो कहने का मतलब 1 जनवरी और 2 जनवरी के दिन जो भी दिन आएंगे वो आपके 53 बार पड़ेंगे। बात समझ पाए, जैसे कहने का मतलब कि 1 जनवरी का दिन अगर सोमवार होगा, 1 जनवरी का दिन अगर क्या होगा, सोमवार होगा, तो 30 दिसंबर का भी दिन क्या होगा आपका, सोमवार। और ध्यान दीजिए, ओवरऑल जो साधारण वर्ष होता है उसमें कुल 52 सप्ताह होते हैं, और 52 सप्ताह होते हैं तो एक वर्ष में प्रत्येक दिन आपका 52 बार पड़ेगा। तो यही 2 दिन क्या होते हैं आपके लीप ईयर में बढ़ जाते हैं। बात समझ पाए क्या। तो कहने का मतलब सीधा सा समझिए कि 1 जनवरी और 2 जनवरी ना, ये डिसाइड करेगा किसी भी लीप ईयर में कौन सा दिन कितनी बार पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, तो कुल दिनों की संख्या तो 7 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 तारीख को अगर देखा जाए तो 7 दिन में से 7 दिन पढ़ सकते हैं, यानी जो कुल प्रतिदर्श समष्टि होगा वो आपका हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि, यानी जो आपकी कुल परिस्थितियों की संख्या है। अगर हम प्रतिदर्श समष्टि की बात करें, प्रतिदर्श समष्टि की बात करें, तो हो सकता है कि 1 जनवरी को संडे पड़े, हो सकता है मंडे पड़े, हो सकता है ट्यूसडे हो सकता है थर्सडे थर्सडे हो सकता है फ्राइडे पड़ जाए, और मे बी सैटरडे पड़ जाए। इतनी ही बातें तो हो सकती हैं कि और कोई दिन पड़ सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अच्छा, यहाँ वेडनेसडे भूल गया हूँ, तो वेडनेसडे ऐड कर दीजिए, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। यानी अनुकूल कुल परिस्थितियां जो हैं वो हो सकती हैं कितनी, कुल परिस्थितियां आपकी हो सकती हैं 7, कुल परिस्थितियां हो सकती हैं
परिस्थितियां आपकी हो सकती हैं 7। बोलिए। और सोमवार 53 बार पढ़ने के लिए या तो सोमवार आपका पड़ जाए किस दिन, 1 तारीख को, या तो सोमवार पड़ जाए 2 तारीख को। 53 बार आपका होना डन है। ठीक है। तो जो अनुकूल परिस्थिति है आपकी, अनुकूल परिस्थिति की अगर मैं बात करूं, तो जो अनुकूल परिस्थिति होगी वो आपकी होगी 2। अनुकूल परिस्थिति की संख्या कितनी हो गई, 2। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, एक लीप ईयर में मंडे पड़ने की, तो 7 कुल परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति आपकी 2 है, तो 2/7 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाना है, जो कि विकल्प नंबर सी है इस प्रश्न का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न अपना होगा प्रश्न नंबर 18। कह रहा है कि दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। ठीक है। चलिए, मैं आपको ना यहाँ से कुछ बातें बताता हूँ। हो सकता है कि जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ना, वो आपके प्रश्न के लेवल से ज़्यादा हो, या ज़्यादा ही होंगी, कम तो चांस ही नहीं है। ठीक है। तो बातें ज़्यादा हो सकती हैं, तो ज़्यादा आप सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ही बेहतर होगा, वो आपको नुकसान नहीं करना है। ठीक है। तो देखिए, जब भी प्रायिकता में आप कैलेंडर से प्रश्न लगाए ना, तो सबसे पहले सन देखिए, सन। तो आप कहेंगे सन से क्या मतलब है, 2020 है। तो 2020 की अगर मैं बात करूं, तो 2020 में आप कहेंगे कि ये कैसा है। देखिए, जो वर्ष होते हैं ना, वो आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो नॉर्मल ईयर होता है, साधारण वर्ष, और एक आपका होता है लीप ईयर। लीप ईयर के बारे में मैंने पिछले सवाल में डिटेल में चर्चा किया कि लीप ईयर वह ईयर होता है जिसमें नंबर ऑफ डेज 366 होते हैं। ठीक है। और लीप ईयर में जो 1 जनवरी और 2 जनवरी के दिन पड़ने वाले दिन होते हैं, वो 53 बार रिपीट करते हैं। लेकिन नॉन लीप ईयर की बात करूं, तो नॉन लीप ईयर ऐसा लीप ईयर होता है जिसमें नंबर ऑफ डेज 365 होते हैं, और इसमें केवल 1 जनवरी वाला ही दिन 53 बार रिपीट करेगा। यानी 1 जनवरी को अगर रविवार, तो रविवार की संख्या 53 बार आनी है। ठीक है। 1 जनवरी का दिन अगर सोमवार, तो सोमवार की संख्या 53 बार आनी है। बात समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ। और लीप ईयर में जो होगा, वो संख्या दिनों की होगी 366। कितनी होगी, 366। और यहाँ पर 1 जनवरी और 2 जनवरी के दिन जो भी दिन पड़ेंगे, वो आपके 53 बार होंगे। ठीक है। हालांकि ये बात की बातें थी। प्रश्न में जो डिमांड किया है, प्रश्न ने डिमांड किया है कि 2020, तो 2020 से हमको यही पकड़ना है कि 2020 आपका लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे अंक, या आप जानते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि जिन संख्याओं का इकाई और दहाई का अंक 4 से डिविजिबल होता है, वो आपका 4 से टोटली डिविजिबल होगा। और बताइए, क्या 20 4 के टेबल में आता है? आप कहेंगे बिल्कुल, 20 5 बार आप टेबल पढ़िए 4 का, 20 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब, ऐसी संख्या जो टोटली 4 से डिविजिबल होगी, वो कैसी होगी, लीप ईयर होगी। तो ये 2020 आपका 4 से डिविजिबल है। अभी 4 से टोटल काटने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि 4 से विभाज्यता का रूल कहता है कि संख्या का इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से कटती है, तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से कटेगी। यानी 2020 कहने का मतलब सीधा सा है कि 2020 आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा। कैसा होगा, लीप ईयर होगा। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई सर कि लीप ईयर होगा। फिर लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 366। अभी आपने ही बताया कि लीप ईयर में कितना होगा, 366 दिन होगा। ठीक है। और कह रहा है कि कोई व्यक्ति ना, ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है। और 2020 के दिन इनका एक ही दिन जन्म होता है। मान लेता हूं कि इनका जन्म ना 29 फरवरी को हो रहा है। अच्छा, 29 फरवरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लीप ईयर के लिए बिल्कुल कॉमन लाइन है भाई, यही तो एक दिन बढ़ता है 29 फरवरी। जो 365 और 366 है, वो 29 फरवरी मान लीजिए। तो 29 फरवरी अगर के दिन दोनों लोग पैदा होते हैं, तो 29 फरवरी तो पूरे साल में एक ही बार होगा ना। तो ये आप कहेंगे, ध्यान दीजिए, 366 दिन में दोनों लोग ना, मतलब कुल परिस्थितियां 366 दिन में किसी दिन भी पैदा हो जाएं, लेकिन होना क्या चाहिए, एक, क्योंकि डेट दोनों की सेम है।
तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/366। ठीक है, तो अगर विकल्प देखेंगे तो विकल्प आपका क्या है, विकल्प आपका बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1/366। ये इनकी प्रायिकता होगी। ठीक है, अगर सवाल नंबर 19 की बात करें तो सवाल नंबर 19 आपका निर्देशांक ज्यामिति से पूछा है। कह रहा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो ये बिल्कुल आसान सा फार्मूला है। इसके पहले भी मेरे हिसाब से पहला दूसरा प्रश्न जब लगाए थे आप, तब मैंने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र का फार्मूला बताया था। तो यहाँ पर देखिए, दो बिंदु दिए गए हैं, एक तो 2,3 है, दूसरा क्या है 4,1 है। बोलिए बिल्कुल हाँ कि नहीं। अगर इसको मैं कह दूं x1 है, इसको कह दूं y1 है, और इसको कह दूं x2 और इसको कह दूं y2, तो d बराबर आप फार्मूला जानते हैं, स्क्वायर ऑफ रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस जो डिटेल्स आपने बनाए हैं उसको बस आपने फार्मूले पे रखिए और अपना आंसर लीजिए। x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 की बात करूं तो कितना, 2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अगर हम बात करें 2 का स्क्वायर तो आप कहेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4, और कितनी बार 4, तो आप कहेंगे 2 बार 4। चाहे 4 4 8 कह दें, चाहे 2 बार 4 कह दें, एक ही बात है। ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना, तो आप कहेंगे 2 रूट 2। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो गई, आप कहेंगे 2 रूट 2 यूनिट। अगर विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर सी आपका 2 रूट 2 है, और यही रीजन है कि विकल्प नंबर सी प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुविकल्पी का अगर लास्ट प्रश्न देखें तो लास्ट प्रश्न आपका 20वां बिल्कुल हलवा प्रश्न पूछा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या क्या होगी। तो अपरिमेय संख्या के बारे में पहले आप जान लीजिए। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको आप p बाई क्यू के रूप में ना लिख सके। ठीक है, वो अपरिमेय संख्या होगी। हाँ सर, ये बात तो ठीक है। और क्या कहा जा सकता है कि जितनी भी अशांत अनावर्ती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ। ठीक है, आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी में ये डायरेक्टली बात बोला गया है कि जितनी भी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। ये लाइन आप बोलिए, अपरिमेय संख्या होती है। सर ये लाइन तो बोल लिए, लेकिन अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या क्या है। तो अशांत अनावर्ती मतलब ऐसा जिसमें कोई पैटर्न ना मिले, जैसे 0.01 001 0001। ठीक है, ऐसे ये इनफाइनाइट टाइम चलते रहे और दशमलव किसी भी पॉइंट पर, मतलब दशमलव का कोई एंडिंग फिक्स ना हो। ठीक है, जैसे 0.02 002 0002, ऐसा ये चलता रहे। ठीक है, तो ऐसी दशमलव संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी समझ गए। और ध्यान दीजिए कि ऐसी संख्याएं जो करणी के भीतर होंगी वो आपकी करणी, जैसे रूट 2 हो गया, क्यूब रूट हो गया, ठीक है, चौथा मूल आपका हो गया, ऐसे होंगी तो वो भी क्या होंगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और एक बहुत फेमस बात याद रखिएगा कि पाई आपका कैसा है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर विकल्प ए की बात करूं तो विकल्प ए क्या है, रूट 25। तो रूट 25 तो सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपने कहा कि जो संख्याएं करणी के भीतर होंगी वो अपरिमेय होंगी, तो रूट 25 अपरिमेय होनी चाहिए। नहीं, पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, और 5 प्लस माइनस 5 बोल लीजिए, प्लस माइनस 5 होता है, और 5 आपकी कैसी है, परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। इसलिए विकल्प ए आपका इस प्रश्न का आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे विकल्प बी की बात करूं तो विकल्प बी, इसको आप 9 लिख सकते हैं, और 9 आपकी परिमेय संख्या है, इसलिए आप इसको भी क्रॉस करिए।
5/3 p/q के रूप में ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q आपकी क्या हो, को प्राइम नंबर हो, यानी उनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, और q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 हो, वो परिमेय होंगी ना कि अपरिमेय। तो इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना तो 5 आपकी परिमेय है, और आप जानते हैं √2 अपरिमेय है। आपने प्रश्न सिद्ध किया है कि सिद्ध कीजिए कि संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या है, और आप जानते हैं कि जब किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या या जोड़ी जाए चाहे घटाई जाए, दोनों क्या होगा, योगफल या अंतर उनका क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो विकल्प डी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 5 प्लस √2 आपकी कैसी संख्या होगी, तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये 20 प्रश्नों का जो एमसीक्यूज होगा उसमें आप 20 में 20 मार्क्स गेन किए होंगे, आप खुद से लगाए होंगे, ठीक है। और जो एक्सप्लेनेशन है जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा, आपको काफी पसंद आ रहा होगा।